आज के लेसन में हम देखेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम देख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं। तो ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किस लिए है? टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, देखो CFT पढ़ रहे हैं, हमने VBT पहले पढ़ चुके हैं। VBT के आप 2 क्वेश्चन का आंसर, अभी इस वीडियो को पॉज करके 2 आंसर का आंसर लिख लो। एक आपको बताना है बॉन्डिंग इन कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स में बताना है, एक कोबाल्ट का जो हेक्सामाइन कॉम्प्लेक्स होता है इसमें आपको बॉन्डिंग समझाना है, और दूसरा आपको समझाना है ये हेक्साफ्लोरो कॉम्प्लेक्स होता है उसमें। तो मैं आपको ये VBT, देखो हमेशा क्या होता है कि बॉन्डिंग जो समझाने के लिए 2 थ्योरीज आई, रिजल्ट जो होंगे ना दोनों के वो सेम ही होंगे, लेकिन समझाने का तरीका दोनों का अलग अलग होगा। तो मैं आपको ये बताना, आपको VBT का पहले चेक कर लो, मैंने आपको पहले पढ़ाई हुई है। तो आप क्या करो, सबसे पहले VBT में देख लो किस तरह से बॉन्डिंग को समझाया है, फिर हम उसके बाद CFT पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये आंसर पता है 2 मिनट में लिख लो फटाफट, कितने अनपेड पेड इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद फिर CFT में आना। ठीक, तो अभी हम CFT पढ़ते हैं। तो CFT आप देखोगे फ्रेंड्स, CFT में क्या है, देखो CFT में क्या बताया कि एक ये जो आपका मेटल है, एक मेटल होता है और आपका बाकी के जो लिगेंड्स होते हैं। तो मेटल और जो लिगेंड में जो बॉन्डिंग है फ्रेंड्स, मेटल लिगेंड में जो इन दोनों में जो बॉन्डिंग है वो कैसी है? प्योरली आयनिक है। प्योरली आयनिक का मतलब क्या होता है कि अगर आप देखोगे कि अगर यहाँ पे मैं आपको फिर से, जैसे यहाँ पे इस वाले एग्जांपल आपने भी लिख कर देखा होगा, तो आपने क्या देखा था कि आपके पास था फ्रेंड्स कोबाल्ट आपके पास था 3 पॉजिटिव था, और आपने यहाँ पे कोबाल्ट 3+ था। तो कोबाल्ट 3+ कैसे लिखते हैं हम कोबाल्ट 3+ को इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे 18 हो जाता है। फिर आपका अगर खाली कोबाल्ट लिखेंगे तो 27 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो ये 18 और 2 20 और ये 27 हो जाता है। फिर जब कोबाल्ट हम 3 पॉजिटिव बनाते हैं तो कैसे लिखते हैं? 3D6 हो जाता है। तो ये 3D6 था यहाँ पे। ठीक है, फिर यहाँ पे 4S और यहाँ पे हमारा 4P हो जाता है। ठीक, तो ये क्या होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 और एक यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद जब मैंने आपको बताया था कि जैसे ही इसके पास लिगेंड्स आएंगे तो NH3 क्या है? अच्छा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो NH3 जो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है फ्रेंड, वो जो पास आएगा तो वो क्या करेगा? इन इलेक्ट्रॉन्स की क्या करवा देगा? पेयरिंग करवा देगा। वो पेयरिंग करवा देगा तो ये यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर और ये वाला इधर। तो ये क्या हो जाएगा? ये तो पहले से 2 थे, ये भी 2 और ये इस तरह से। तो ये यहाँ 2 खाली हो गए, यहाँ 1 खाली हो गया, यहाँ पे फिर ये 3 पे 1 2 3 4 5 6, मतलब आपका हो गया D2sp3। तो ये D2sp3 खाली हो गए, हाइब्रिडाइज हो गए। अब इसमें क्या होगा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा? लिगेंड आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये मेटल और लिगेंड के बीच में कैसा बॉन्ड है? ये मेटल लिगेंड है यहाँ पे, तो ये इनके बीच में इस तरह से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है लिगेंड, लेकिन हक जो है दोनों शेयरिंग दोनों के बीच में बाद में हो रही है। तो ये एक तरह की क्या हो गया? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो गया। ठीक है, लेकिन अब आप ध्यान दो कि CFT ने क्या बोला कि जो बॉन्ड है वो प्योरली आयनिक है, मतलब ऐसा कोई इनके बीच में कोई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है कि जो लिगेंड कैसे एक्ट करता है? लिगेंड एक नेगेटिव डाइपोल की तरह एक्ट करेगा। लिगेंड एक्ट एज नेगेटिव डाइपोल। तो आप ये देखोगे लिगेंड या तो नेगेटिव डाइपोल की तरह रहते हैं या फिर कैसे रहते हैं? पॉइंट चार्जेस रहते हैं। तो ये नेगेटिव, अब इसका बोल दिया। तो आप ये देखोगे कि ये इस तरह से जैसे D के ऑर्बिटल है, यहाँ 5 ऑर्बिटल। अब ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या बोलती है कि जैसे अगर ये D ऑर्बिटल है, इनकी एनर्जी क्या है कि ये लेवल पे एक बराबर एनर्जी है। ठीक, फिर इनके पास एक अगर लिगेंड आएंगे, नेगेटिव इनके पास चार्ज आएगा, तो वो क्या होगा कि नेगेटिव चार्ज में अगर वो फील्ड सिमेट्रिक होगी, मतलब क्या है कि जैसे ये यहाँ पे मेटल है, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया, इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर सब जगह आया। अगर वो सब जगह से नेगेटिव चार्ज मतलब लिगेंड इक्वली अप्रोच करेंगे, इक्वल डायरेक्शन में इक्वली अप्रोच करेंगे, तो क्या होगा कि जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो बराबर ही रहेगी। मतलब अभी यहाँ पे तो थोड़ी सी बढ़ा देते हैं हम, इसको यहाँ पे कर देते हैं, लेकिन जब बढ़ेगी ना तो वो एनर्जी कैसी रहेगी? वो एनर्जी सबकी बराबर ही रहेगी। ठीक, अब क्या होगा कि ये कौन सी केस में है? ये इन द केस ऑफ सिमेट्रिकल फील्ड, सिमेट्रिकल लिगेंड फील्ड। अब क्या होगा कि अगर आप देखोगे कि हमने ये जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं हम, ये वाला कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट का अमाइन कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो ये फ्रेंड्स कैसा होता है? दिस इज एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो इसमें ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड कैसे आते हैं? तो अगर आप देखोगे कि लिगेंड कैसे आएंगे आपके, कि एक लिगेंड तो आएगा आपका इस डायरेक्शन से, एक लिगेंड आएगा आपका इस डायरेक्शन से, एक इस डायरेक्शन से, एक लिगेंड आएगा आपका इस डायरेक्शन से, और एक जो लिगेंड होगा आपका ये का आप यहाँ देखोगे, एक लिगेंड आप देखोगे कि वो कैसे आएगा? एक लिगेंड आपका जैसे ऊपर से आएगा और एक लिगेंड आपका ऊपर से आएगा और एक लिगेंड आपका नीचे से आएगा। अब आप देखोगे कि अगर हम D ऑर्बिटल्स की शेप देखेंगे, तो D ऑर्बिटल्स की शेप देखेंगे तो जैसे ये ऐसे डायरेक्टली, अगर हम यहाँ पे ऐसे एक्सिस बना देता हूँ, मैं इसको मैं बोल देता हूँ
जेड एक्सिस, इसको बोल देता हूँ एक्स एक्सिस और इसको बोल देता हूँ वाई एक्सिस। ठीक है, तो अगर आप ये देखोगे तो ये जो डायरेक्शन है ये कौन से, ये मतलब कौन से ऑर्बिटल्स पे डायरेक्टली अप्रोच कर रहे हैं। तो दो डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक होता है डी जेड स्क्वायर, तो एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड और एक होता है डी डी जेड एक्स। ये क्या होते हैं कि जैसे एक्स वाई है तो एक्स वाई कहाँ पे होगा, इधर बीच में होगा, एक्स और वाई के बीच में होगा। ठीक है, और ये वाई जेड कहाँ होगा, वाई और जेड के बीच में होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे मैंने ऐसे बनाया ना, इसको मैं ऐसे भी बना सकता था एक्स और जेड। तो भाई डी जेड एक्स कहाँ होगा, वो ये इस तरह से होगा। ये कौन सा होगा, डी जेड एक्स होगा। अगर मैं यहाँ जैसे बनाऊँ, यहाँ पे एक्स था और इधर में जैसे वाई है, मतलब ये ऊपर की तरफ वाई जो मैं दिखाऊंगा तो वो फिर बीच में बनाऊंगा इधर, तो ये डी इधर वाई है, मतलब बीच में है आपका। अब ये वाले जो अगर लिगेंड जहाँ अप्रोच कर रहा है तो वो कौन से ऑर्बिटल्स को डायरेक्टली अप्रोच कर रहा है, वो इन ऑर्बिटल्स को कर रहा है। क्यों, क्योंकि अगर मैं ये बनाऊंगा यहाँ पे, इसको हम यहाँ बनाते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक्स बनाया था, इसको मैंने ये से जेड यहाँ पे वाई, मतलब ये ऊपर की तरफ है। इसको थोड़ा सा मैं, अगर आप इसे इसको थोड़ा बोल्ड कर दो तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इसे बोल्ड कर दिया मैंने इसको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये 3D ऐसे 2D में ये वाई, मतलब ये इधर वाला वाई बताया हुआ है, तो ये इसे यहाँ पे डी एक्स ये हो जाएगा, ये क्या हो गया, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। और इसी तरह से यहाँ पे जब जेड है तो ये जेड यहाँ पे क्या हो गया, डी जेड। तो मतलब आप देखोगे कि ये वाले जो ऑर्बिटल्स हैं ये एक्सिस के ऊपर है और लिगेंड भी कहाँ अप्रोच कर रहे हैं, अप्रोचिंग अलोंग दी एक्सिस, अप्रोचिंग अलोंग दी एक्सिस। ठीक है, तो अब अगर ये अप्रोच कर रहे हैं तो क्या होगा कि ये जो सिमेट्री है ना ये ब्रेक हो गई। क्यों ब्रेक हो गई फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये जो 2 ऑर्बिटल हैं हमारे, इन पे तो लिगेंड डायरेक्टली आ रहा है, तो इनकी एनर्जी क्या होगी, इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। और जो ऑर्बिटल्स थे जिन पे बिटवीन में आ रहा था उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये कम हो गई। और यहाँ पे ऊपर कौन से ऑर्बिटल हो जाएंगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और नीचे यहाँ डी जेड स्क्वायर, और नीचे कौन से हो जाएंगे, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई। मतलब इनकी एनर्जी भी ज्यादा है लेकिन अभी कंपैरिजन में कम हो गई। पहले सिमेट्रिकल थी, लिगेंड और क्लोज आए तो इन डायरेक्शन से तो वो डायरेक्टली आ गए। अब डायरेक्टली आ गए तो क्या हो गया कि इन डायरेक्शन वाले जो मेटल के जो ऑर्बिटल थे उनकी एनर्जी बढ़ गई और इनकी कम हो गई। तो ये सीएफटी ने बताया कि जब लिगेंड आता है तो मेटल में इस तरह के कुछ चेंजेस होते हैं। ठीक, ये बताया उसने। अब उसने एक चीज और बताई कि ये जो ऑर्बिटल है इसको हम बोलते हैं ईजी सेट और नीचे वाले को बोलते हैं P2G सेट। ये किसकी बात हो रही है फ्रेंड्स, ये बात हो रही है ऑक्टाहेड्रल की बात हो रही है। तो ये वाला कौन सा सेट है, T2G, और ये वाला कौन सा ईजी। T2G का मतलब होता है ट्रिपली डिजेनरेट, मतलब तीन ऑर्बिटल है, तीनों की एनर्जी बराबर है। और ईजी का मतलब होता है डबली डिजेनरेट, मतलब 2 की एनर्जी क्या है, बराबर है। ये कौन सा ईजी। और अब इसकी अगर हम एनर्जी को देखेंगे तो ये यहाँ से लेके अगर आप इसको यहाँ से देखोगे फ्रेंड्स, ये जो पूरी आप एनर्जी देखोगे तो ये जो एनर्जी है ये कितनी है, इस हम एनर्जी को बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डेल्टा ओ, मतलब ये एनर्जी डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा ओ। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर मैं इसको बोलेंगे बैरी सेंटर, इसको क्या बोलेंगे, बैरी सेंटर। और ये जो एनर्जी नीचे गई है ये कितनी गई है, तो ये गई है -2/5 डेल्टा ओ। और ये जो एनर्जी ऊपर है ये कितनी गई है, +3/5 डेल्टा ओ। ठीक है, तो पूरी एनर्जी जो क्या हो जाएगी, मतलब यहाँ से जो यहाँ तक का ये जो पूरा है ना, ये वाला पूरा ये कितना हो गया, डेल्टा ओ हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने ये एनर्जी को देखा। अब ये सीएफटी ने बताया। अब अगर इसी एग्जांपल में हम किसकी बात करते हैं, इसकी बात करें तो हम कैसे करेंगे। जैसे आपसे किसी ने बोला कि आप सीएफटी के अकॉर्डिंग इस और इस वाले कॉम्प्लेक्स में बॉन्डिंग को समझा के बताओ, तो समझा सकते हैं। पहली बात तो ये कॉम्प्लेक्स, इसमें 6 ऐसे लिगेंड हैं, ये हमको पता है कि ये ऑक्टाहेड्रल। देखो हम किसके अकॉर्डिंग समझा रहे हैं इसको, हम सीएफटी के अकॉर्डिंग समझा रहे हैं। सबसे पहले हमको पता है कि इसमें खाली ऐसे डी ऑर्बिटल होते हैं। तो ये फ्रेंड्स ऑक्टाहेड्रल है ये, ठीक है। और हमको पता है कि इसकी D6 कॉन्फ़िगरेशन होती है कोबाल्ट 3+ की, तो हमने ये D6 यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन कर दी। उसके बाद क्या होगा कि ये अमोनिया लिगेंड आएंगे यहाँ पे और ये इस तरह से इसको क्या करेंगे कि इनकी जो लिगेंड्स की जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, फिर उसके बाद लिगेंड जब और पास में आएंगे तो क्या होगा, ठीक है, और पास में आएंगे तो क्या होगा, हम और देख लेते हैं। तो और जब पास में आएंगे फ्रेंड्स को, तो और के पास में हमने यहाँ पे क्या होगा कि जो लिगेंड्स है उनकी एनर्जी क्या होगी फ्रेंड्स, ऐसे चेंज हो जाएगी। यहाँ पे 2 आ जाएंगे और यहाँ पे क्या होगा कि वो जो 3 का सेट है वो यहाँ आ जाएगा। अब आप ये वाली जो गैप है ये क्या है फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं डेल्टा। अब यहाँ पे थोड़ा सा खेल है कि हमको क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ भरना है। अब ध्यान रखना कि जो NH3 लिगेंड है फ्रेंड्स, NH3 लिगेंड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोलते हैं, या मोर अप्रोप्रिएटली बोले तो हम क्या करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसको कहा जाता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, तो ये क्या करेगा, ये गैप को बहुत बड़ा कर देगा। मतलब डेल्टा वो बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में गैप बहुत ज्यादा होता है, तो गैप बहुत ज्यादा होता है तो भाई चलो 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गए, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि
अब बात ये आती है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा कि इलेक्ट्रॉन नीचे ही रह जाएगा। देखो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे, मैंने यहाँ पे जैसे भरा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे मैंने पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे थे। मैंने ऐसा तो नहीं किया था कि यहाँ पे भी दो, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे दो कर दिए, है ना। इन दोनों को यहाँ तो किया नहीं। वो तो वीबीटी के केस में कब हुआ था, NH3 आया था और NH3 ने पेयरिंग करवा दी थी, ठीक है, ये हुआ था। इस केस में भी क्या होगा फ्रेंड, NH3 आएगा और NH3 ने ये वाली जो गैप है ना, इस गैप को इतना ज्यादा कर दिया है कि जो इलेक्ट्रॉन को जो पेयर होंगे ना, इलेक्ट्रॉन जब दोनों साथ में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन दोनों साथ में रहते हैं तो एक एनर्जी लगती है, वो होती है पेयरिंग एनर्जी। वो पेयरिंग एनर्जी थोड़ी सी कॉस्टली होती है, ठीक है, कॉस्टली होती है। लेकिन क्या हो गया कि ये गैप इतना ज्यादा हो गया कि डेल्टा ओ जो इतना ज्यादा हो गया वो पेयरिंग एनर्जी से भी ज्यादा हो गया। मतलब अगर कॉम्प्लेक्स चाहता है कि वो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाए तो उसको और खर्चा हो जाएगा, तो इसलिए वो क्या करेगा कि ज्यादा खर्चा ना करके फिर वो पेयरिंग ही करवा लेगा। तो पेयरिंग करवा लेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो आप देखोगे CFT के केस में भी जब VBT हम पढ़ते हैं तो VBT के अकॉर्डिंग ये कॉम्प्लेक्स क्या है, इस कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक, मतलब इसमें कोई भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और CFT ने भी क्या बताया कि हाँ ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, डायमैग्नेटिक है, इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। मेन क्या है कि CFT के जो काम मेन क्या था कि CFT ने, अभी हम आगे देखेंगे कि CFT ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के कलर समझाने में बहुत बढ़िया मदद करी थी, इसलिए CFT का यूज हुआ, ठीक है। तो आप ये समझ गए कि इस तरह से हमने ये ऑर्बिटल बनाया, फिर NH3 आया सिमेट्रिकल फील्ड में, फिर NH3 लिगेंड और पास आए। जो पास आए तो क्या हुआ कि ये वाले जो ऑर्बिटल थे, तो ये हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे पहले सिमेट्रिकल फील्ड है, फिर NH3 ने अप्रोच किया, तो NH3 ने कौन सी डायरेक्शन में अप्रोच किया, अलोंग दी एक्सिस अप्रोच किया, ठीक है, अलोंग दी एक्सिस अप्रोच किया। तो फिर ये एनर्जी जो इनकी इस तरह से हो गई और यहाँ पे हम ये पूरी एनर्जी को डेल्टा ओ हमने बोल दिया। और NH3 के केस में क्या हुआ कि ये जो थे आपके गैप बहुत ज्यादा हो गया। अगर यही हम किसके केस में पढ़ेंगे, अगर फ्लोराइड के केस में पढ़ेंगे हम, तो क्या होगा कि 6 पहले ऑर्बिटल आएंगे, ठीक है, ये कोबाल्ट 3+ है, D6 है, ये ऑर्बिटल आए, फिर फ्लोराइड ने अप्रोच किया तो ये एनर्जी इनकी बढ़ गई, फिर फ्लोराइड अलोंग द एक्सिस आया तो वही वापस एनर्जी ये स्प्लिट हो जाएंगे। देखो यहाँ से एनर्जी ज्यादा ही है लेकिन यहाँ पे आके वो थोड़ा सा कम ज्यादा हो जाएगा, फिर यहाँ पे आगे हुआ, इसको यहाँ से बीच में से आप कर सकते हो, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे ये 2। आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा एनर्जी के और दिखा दो। अब क्या हुआ फ्रेंड, इसको भी डेल्टा ओ ही बोलेंगे, लेकिन ये क्या है बेचारा, जो फ्लोराइड है ना, ये फ्लोराइड जो है, दिस इज अ वीक फील्ड लिगेंड, ये इतना तोड़ नहीं पाएगा। होगा क्या, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए, उसके बाद यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 भर दिए। अब बात आई यहाँ पे, तो सबसे पहले तो 1 2 3, अब बात आई कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा या यहाँ पे जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है, तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या होता है कि जो डेल्टा ओ होता है वो पेयरिंग एनर्जी से कम होता है। मतलब अगर यहाँ पे पेयरिंग हुई तो इसको फिर मैं कॉस्टली पड़ेगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स को। तो कॉम्प्लेक्स क्या बोलेगा कि ठीक है मैं तो ऊपर ही पहुंचा देता हूँ क्योंकि मेरी ये गैप तो ज्यादा है नहीं, तो यहाँ पे यहाँ पे, और जो 1 2 3 छठा इलेक्ट्रॉन आएगा वो यहाँ आएगा। तो इसके अंदर आप देखोगे कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और आपने अगर देखा हो तो VBT मैंने आपको शुरू में कहा था कि आप उसको कर लेना, तो VBT के अनुसार भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही थे, ठीक है। तो ये हमारा CFT है बेसिक कि भाई इसमें आप देखो, इसमें आप देख रहे हो कि कहीं पे मैंने लिगेंड के इलेक्ट्रॉन यहाँ डाले हो, नहीं डाले, तो लिगेंड और इनमें कोई ऐसा, CFT ने क्या बोला कि लिगेंड और इसमें कोई भी बॉन्डिंग इन्वॉल्व नहीं है, तो मतलब कोवेलेंट बॉन्डिंग इन्वॉल्व नहीं है। कौन सी बॉन्डिंग इन्वॉल्व है, आयनिक है, ठीक है। तो ये हमारे जो सिलेबस में है ना, हमारी सिलेबस में क्लास 12 के VBT है और उसके बाद फिर हमारी CFT है। लेकिन अगर आप देखोगे, अगर आप हायर क्लास में केमिस्ट्री पढ़ते हो तो फ्रेंड्स ये जो इसने नो डाउट कलर, इसने बहुत सारी प्रॉपर्टीज को समझाया, CFT ने एनर्जी को अच्छे से समझाया, स्टेबिलिटी एनर्जी को, ठीक है। मेनली जो VBT था ना, VBT स्टेबिलाईजेशन एनर्जी को इतना समझा नहीं पाया था, और इसने क्या करा कि इसने एक तो कलर ऑफ कंपाउंड अच्छे से समझा दिया, फिर इसने CFS होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, में यहाँ लिख देता हूँ, ये इसने इसको अच्छे से समझा दिया था। और बाकी जो है ना इतने समझा नहीं पाए थे, ये VBT इतना समझा, इसलिए थ्योरी चल गई। लेकिन इस थ्योरी में भी बहुत कमी थी, क्योंकि इसने क्या बोला, इसकी लिमिटेशन क्या थी, इसकी लिमिटेशन थी फ्रेंड कि इसने बोला था कि नो कोवेलेंट बॉन्डिंग, नो कोवेलेंट। और ये बात सही नहीं है कि बिल्कुल भी कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होती, थोड़ी बहुत कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। फिर ये जो एकदम अच्छी थ्योरी आई वो कौन सी आई फ्रेंड, जिसको हम बोलते हैं कि MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने इसको अच्छे समझाया, बट दिस इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ क्लास 12, ठीक है। तो वो हम देखेंगे। आप CFT समझ गए। अगर आपसे कोई बोलेगा कि CFT समझाओ भाई, CEO इसकी समझाओ या उसकी NH3 की समझाओ, तो आप इजीली समझा सकते हो। एक चीज आपने VBT में भी देखी और इसमें भी देखी, तो आप देख लो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करना पड़ेगा। सबसे पहले आप इसमें याद कर लो H2O जो सेंटर में आएगा, उसके बाद आप इधर आ जाओ लो एंड पे। तो ऐसा करते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं, बीच में H2O लिख देता हूँ मैं, और यहाँ पे लो एंड, यहाँ पे हाई एंड कर देता हूँ। तो लो एंड पे सबसे पहले आएगा आपका ब्रोमाइड, ठीक है, फिर आएगा आपका, तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा लेसन हो गया, ओके। और इसमें हमारा जो कोई भी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, मैं फिर से आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये आपका सबसे पहले आयोडाइड, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड, तो ये आप ऑर्डर में लगा देना, ठीक है। सबसे बड़ा हेलोजन जो होगा उसकी वो लो एंड पे आएगा। फिर हमने H2O को बीच में रखा था, H2O हमारा इधर आ गया,
ठीक है। उसके बाद इस O2 से पहले हाइड्रोक्साइड आ गया और यहाँ पे क्या आ गया NH3, इथाइलिन डायमाइन, साइनाइड और कार्बोनिल, सबसे हाई एंड पे कार्बोनिल। ये हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गई फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमने देख लिया। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे इस नंबर पे भेज सकते हो फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।